हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं यूपी तपलसी पेट एग्ज़ाम 2022 में बेस्ट स्कोर करने के लिए। सामान्य ज्ञान में 50 में 50 अंक लाने के लिए आप हमारी आने वाली 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लगातार आप हमारे जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज अवश्य देखेंगे, जिसमें हम आपको एक महत्वपूर्ण विशेष विश्लेषण के साथ में आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से, जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, अब बहुत कम समय बचा है, आप डट कर मेहनत कीजिए और हमारे साथ प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का विश्लेषण के साथ में अध्ययन कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। आप लोग फटाफट से इसे अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या फिर मैसूर की तीसरी लड़ाई। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसी तरीके से आपका बहुत सारा मतलब एकदम सेलेक्टेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप सभी लोग बेस्ट कंटेंट के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। अगर आप अच्छा कंटेंट चाहते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपका यूपी तपलसी पेट एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी की बात करी जाएगी तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1885 को नौसारी बॉम्बे में हुआ था। ध्यान से सुनेंगे, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1885 को नौसारी बॉम्बे में हुआ था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगर बात करी जाएगी वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे, निम्नलिखित में से 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन है, बताएंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, मौलवी अहमद शाह या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अगर बात की जाएगी 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है खान बहादुर खान। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, खान बहादुर खान। कौन है, खान बहादुर खान। और जिन्हें बख्त खान के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, बख्त खान के नाम से जाना जाता था। और इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, तो साहब ए आलम बहादुर। किसकी उपाधि दी गई थी, तो साहब
ए आलम बहादुर, याद रखेंगे, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो साहब ए आलम बहादुर की उपाधि खान बहादुर खान को दी गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई। तो किसने इसकी स्थापना की है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। जितने सारे आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी शारदा सदन की, तो शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई 1889 में। दोस्तों कब की गई? शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रमाबाई के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई अगर ये पूछा जाए तो इसकी स्थापना मुंबई में की गई। कहाँ पर की गई? मुंबई में इसकी स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना करी गई? आर्य समाज की स्थापना की गई है। सारा जो है हम आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर बात करी जाएगी महागोविंद राणा डे, ध्यान से सुनेंगे, महागोविंद राणा डे, महागोविंद राणा डे किसके संस्थापक हैं? तो महागोविंद राणा डे की अगर बात करी जाएगी तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। किसके हैं? प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज के, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद राणा डे थे और आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद राणा डे इसके संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने 1889 में मुंबई में की थी। दोस्तों याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला जो है इसमें पंडित रमाबाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं। पंडित रमाबाई की अगर बात करी जाएगी तो 23 अप्रैल 1858 को इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम रमा डोंगरे था। सरस्वती की उपाधियां प्रदान इनको की गई थी और साथ ही साथ इन्हें सामाजिक कार्य हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसरे हिंद उपाधि दी गई थी। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश शासक के द्वारा कैसरे हिंद उपाधि दी गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देखते हैं। 5 जून को उनकी याद में कौन सा, रमाबाई की याद में 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फीस्ट दिवस मनाया जाता है। रमाबाई की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को फीस्ट दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1889 को भारत सरकार ने इनकी याद में डाक टिकट जारी किया था। क्या जारी किया था? डाक टिकट जारी किया था। कब जारी किया था? इनकी याद में 28 अक्टूबर 1989 को भारत सरकार ने इनकी याद में क्या जारी किया था? डाक टिकट जारी किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई। यह विचार किसका था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में अंग्रेज राज्य के अभय कपाट के रूप में की, यह विचार किसका था? तो यह विचार दोस्तों लाला लाजपत राय का था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी लाला लाजपत राय की दोस्तों, तो लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई है। तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई है। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोंगा में हुआ था। किस ज़िले में हुआ था? मोंगा ज़िले में हुआ था। डेट जरूर याद रखेंगे, 28 जनवरी 1865। और ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे और इन्होंने स्वदेश की आज़ादी है तो अमेरिका में 15 अक्टूबर 1916 को होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। ये आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई है। और जबकि
होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई है। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि अमेरिका में किसके द्वारा की गई है, तो अमेरिका में 15 अक्टूबर 1916 को होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना किसने की है? लाला लाजपत राय। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि लाला लाजपत राय ने देश को पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो है दिया है। तो भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक किसके द्वारा दिया गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। तो इसे हम याद रखेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। जितने सारे दोस्त हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आप सभी लोग आज के वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का अगला प्रश्न है, कलकत्ता स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ है, तो कब पारित हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को, 28 दिसंबर 1906 को, या फिर 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सभी दोस्त बताएंगे। कलकत्ता स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, तो यह कब पारित हुआ? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 दोस्तों अगर बात करी जाएगी बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें और साथ ही साथ में शेयर करें। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई है, कब की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त सेशन से जुड़े एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। 1906 कलकत्ता में, 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की कब मांग की? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहकर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, जिन्हें हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय दोस्तों अगर बात करी जाएगी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। फिर अगला प्रश्न है, इसी में आपके पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लोग देखते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल, देखो 2 दल थे यहाँ पे, इससे समझेंगे। ये आपके इसका क्या हो गया था? ब्रेकअप हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये था आपका गर्म दल और ये था आपका नरम दल। ये आपका क्या था? नरम दल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप कब हुआ था? कब आपस में फूट पड़ गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों। कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला जो पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहें, अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत इन सबसे आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और प्रतिदिन 8 बजे शाम को हमारी लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई?
ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दोस्तों अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान क्या है? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। और ये साथ ही साथ में होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्ष कौन थी? तो होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर बात की जाएगी प्रथम महिला अध्यक्ष की तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर बात की जाएगी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होंगी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में हमने अभी आपको बताया था, कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना कब की थी? 1885 में। 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगर बात की जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कहाँ हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। फिर उसके बाद अगर बात करी जाएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये सभी फैक्ट आपको जो है टेलीग्राम में मिलने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करेंगे। अगला है, कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता इन्होंने की थी। कांग्रेस की पहली बार गांव सत्र कब लगा था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में लगा था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। अपने यूपी SSSC पेड एग्जाम में 50 में 50 अगर स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे अवश्य जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो सर की उपाधि कब लौटा दी गई थी? भगत सिंह के फांसी के विरोध में, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में, या फिर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो अगर बात की जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर इन्होंने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। और बाकी महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो केसरे हिंद। कौन सी उपाधि? केसरे हिंद। केसरे हिंद उपाधि इन्होंने अपनी क्या की थी? त्याग दी थी। और अगर बात की जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें देखते हैं। जलियांवाले बाग हत्याकांड की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। कब हुआ था? ध्यान से देखेंगे कब हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इतिहास के सबसे नरसंहारों में से एक भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और जलियांवाला बाग कहाँ पर पड़ता है? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट में पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। सबसे खास बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी। और साथ ही साथ में महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। तो किस प्रदर्शन का नेतृत्व किया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, या फिर मुंबई में।
प्रश्न को एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। तो कहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने इसका प्रदर्शन जो है लखनऊ में किया था। कहाँ पर किया था, लखनऊ में किया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी लोग आज के हमारे सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, इसमें कुछ जो हैं पार्टी के नाम दिए हुए हैं या फिर आंदोलन के नाम दिए हुए हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी। तो दोस्तों बात जब आती है इंडियन नेशनल आर्मी तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इंडियन नेशनल आर्मी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। दोस्तों बात करी जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और साथ ही साथ में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर बात करी जाएगी गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों, तो यहीं पर हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने और किसकी स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज। नाम याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला है आपका गदर पार्टी। ध्यान से देखेंगे गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा की गई। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद है आपका होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन की हमने आपको कई बार बताया, एनी बेसेंट जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। एनी बेसेंट ने सन 1916 में, ध्यान से रखेंगे, सन 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कहाँ पर की है, मद्रास में दोस्तों, मद्रास में। और होम रूल लीग आंदोलन की अगर पूछा जाए अमेरिका में स्थापना किसने की, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की, लाला लाजपत राय ने की। मित्र मेला की बात करी जाएगी तो विनायक दामोदर सावरकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो अब इस तरीके से हम इस कूट को आसानी से मिला लेंगे। पहले का इंडियन आर्मी के सुभाष चंद्र बोस, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो अब इस तरीके से हम कूट को मिला लेंगे और अपना सही आंसर देखेंगे। तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा कूट मैच कर रहा है, तो इसमें कूट नहीं हमने आपको मिला दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लेंगे इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी, यहाँ से देख लेंगे, आपको याद होना चाहिए इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी की बात करी जाएगी लाला हरदयाल, अगर बात की जाएगी मित्र मेला, विनायक दामोदर सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर बात करी जाएगी दोस्तों भारत में होम रूल लीग आंदोलन की, तो अब होम रूल लीग आंदोलन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। तो अगर बात की जाएगी बेलगाम में किसके द्वारा शुरू की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अमेरिका में लाला लाजपत राय, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई। अगर बात की जाएगी होम रूल लीग आंदोलन, तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की एक प्रतिक्रिया थी और उनका भारत में सुशासन प्राप्त करना सामान्य उद्देश्य था। तो होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सुशासन का प्राप्त करना। होम रूल का मतलब क्या होता, होम रूल का मतलब होता है होम रूल, होम को कहते हैं घर तो भैया खुद का ही होता है, मतलब स्वयं। तो रूल मतलब
रूल का मतलब नियम, तो स्वयं के नियम मतलब स्वयं का शासन होना ही होम रूल कहलाता है। तो भारत पर स्वयं का शासन कहाँ था? भारत पर तो अंग्रेजों का शासन था, तो भारत पर स्वयं के शासन को लाने के लिए, स्वशासन को लाने के लिए होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? कोलकाता में, रांची में, इलाहाबाद, रांची पर, इलाहाबाद पर, या फिर अहमदाबाद पर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो कहाँ पर लंबवत पड़ती हैं? तो ये किरणें जो हैं रांची पर लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन बी आपका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी रांची, तो रांची कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है। किस रेखा के निकट स्थित है? तो कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है। कौन सा? रांची। तो इसकी किरणें जो हैं दोपहर के समय सूर्य की किरणें 21 जून को क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। और जो शेष शहर हैं आपके ये कर्क रेखा से दूरी पर स्थित हैं। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। तो बृहत झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए कौन सा क्रम हमारा एकदम सही होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो या फिर ईरी, ये आपके ऑप्शन है। फटाफट से सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एकदम करेक्ट आंसर हम लोग देख लेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। अगर बात करी जाएगी सुपीरियर दोस्तों, तो सुपीरियर से हम याद रखेंगे सुपीरियर, तो सुपीरियर से निकल के आ रहा है सुपर, तो सुपर होगा तो मतलब कोई चीज़ आप खाते हैं बहुत अच्छा लगता है तो कहते हैं वाह सुपर। तो सुपर, जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो कहते हैं वाह बहुत ही सुपर है। तो सुपर का मतलब इसे याद रखेंगे कि सुपीरियर जो है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। इसी तरीके से हम आपको बिंदास तरीके से पूरा सेशन समझाने वाले, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बात की जाएगी विश्व में खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो खारे पानी की वान झील जो है तुर्की में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। दोस्तों कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? सुपीरियर। तो सुपीरियर से याद रखेंगे, सुपीरियर से हमारा बनता है, याद रखेंगे इसको, याद कर लेंगे सुपारी। सुपारी याद कर लेंगे, एक नया दिमाग में आया है बताते। सुपारी, और सुपारी कैसी होती है? मीठी होती है दोस्तों। तो विश्व में मीठी पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है, ध्यान रखेंगे सुपीरियर। अगला जो है ध्यान देखेंगे, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? बैंकॉल। बैंकॉल, जिस झील में देखने पर उसकी गहराई को देखकर काल नजर आने लगे, काल का मतलब मौत नजर आने लगे, तो वो झील कौन सी होगी? बैंकॉल झील। बैंकॉल झील। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी स्थित है? तो याद रखेंगे टिटिकाका। कौन सी झील है? टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। अगला जो है पॉइंट उसे देखते हैं। ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आपको 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक एकदम 50 में 50 स्कोर हमको आपको कराना है। आप सभी लोग हमारे इस सीरीज़ से बिल्कुल लास्ट तक अवश्य तक बने रहेंगे अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है, और साथ ही साथ इसका रिवाइज़ करना है आपको। तो फटाफट से आप इसे रिवाइज़ करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगला जो है विश्व का सबसे खारे जल की झील कौन सी है? तो खारे जल की झील कौन है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? टिटिकाका। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो कौन सा भूबद्ध सागर है? अरल सागर। विक्टोरिया झील, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया विक्टोरिया झील कहाँ पर अवस्थित है, बताएंगे। तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है विक्टोरिया झील। अगला जो पॉइंट है, कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखेंगे तंजानिया और एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन सी झील है? विक्टोरिया झील।
कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है बताएंगे। कैस्पियन सागर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये सारे पॉइंट जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए जो कि यूपी तपलएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको हमने सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो आप सभी लोग इनको एकदम ध्यान से याद करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? रूस और ईरान के बीच में स्थित है। अगला है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को दोस्तों कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील जो है भूमध्य सागर पर स्थित है। तो इसी तरीके से हमारे ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला जो जैसे देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है देखेंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील दोस्तों। अगला है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिमिनोलॉजी। क्या कहते हैं? लिमिनोलॉजी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फटाफट से, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारा जो है मेहनत लगती है और हम आपके लिए पहले बहुत सारा कंटेंट जो है ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके लिए आपके लिए अच्छा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोगों का अपने सभी दोस्तों तक इतना तो कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बाब अल मंदेव आंसुओं का द्वार कहा जाता है, या फिर डोवर जल संधि को विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहा जाता है, या फिर पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। तो इसमें अगर बात करी जाएगी दोस्तों, कौन सा युग्म जो है असंगत है, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाएगी कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें डोवर जल संधि की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, डोवर जल संधि की, तो यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि नहीं है। ऑप्शन सी आपका इसमें एकदम गलत है। बाकी अगर बात करी जाएगी, ये आप अपने पॉइंट याद कर लीजिए। जिब्राल्टर की अगर बात करी जाएगी तो भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। अगला जो है, बाब अल मंदेव आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? तो आंसुओं का द्वार बाब अल मंदेव को कहते हैं, बाब अल मंदेव को कहते हैं। अगला जो है, पाक जल संधि, कई बार हमने आपको बताया भारत और श्रीलंका को अलग करती कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी झिंदागाड़ा किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राउरकेला उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, मयूरभंज उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी झिंदागांडा किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। ध्यान से देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में है। तो ये कथन जो है आपका अगर देखेंगे एकदम करेक्ट है, भारत का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर। आपको असत्य क्या है वो बताना है। तो ये आपका एकदम सही है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में। अगर पूछा जाए सबसे कम सीमा किस देश के साथ में है, तो सबसे कम सीमा किस देश के साथ में है? तो भारत की सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ में है। किसके साथ में है? अफगानिस्तान देश के साथ में भारत की सबसे कम सीमा है। फिर अगला है, बांग्लादेश की सीमा मेघालय तथा असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय तथा असम से लगती है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में हम आपको बहुत सारे ट्रिक्स से रिलेटेड, किस देश की सीमा किससे लगती है, इसके ट्रिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो बहुत सारे मिलने वाले हैं। आप सभी लोग जो है इसके लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रतिदिन 8 बजे वाली क्लास से अवश्य जुड़े रहें। अगला है, नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है।
तो नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है, तो ये आपका ऑप्शन एकदम गलत है। नेपाल की सीमा की अगर बात करी जाएगी तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर उत्तरा बंग बिहारी, चलो सीखे भाषा नेपाली। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। ये आपका जो है एक लाइन है जिसे हमने खुद बनाया है आपके लिए। नेपाल के साथ भारत के राज्यों की कौन कौन से सीमा लगती है, तो इसका हमने बनाया है उत्तर उत्तरा बंग बिहारी, चलो सीखे भाषा नेपाली। कौन कौन से राज्यों की लगती है अभी हम आपको बताएंगे। अगला जो है भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। तो अगर बात की जाएगी नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, उनको हम लोग देखते हैं। तो नेपाल की सीमा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। नेपाल की सीमा अगर बात की जाएगी तो उत्तर उत्तरा बंग बिहारी, तो उत्तर से हमारा बनता है उत्तर प्रदेश, बंग से बनता है पश्चिम बंगाल, बिहार से बनता है बिहारी से बनता है बिहार, उत्तर उत्तरा और उत्तरा से बनता है उत्तराखंड, सॉरी उत्तर उत्तरा बंग बिहारी। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहारी से बिहार, उत्तर उत्तरा बंग बिहारी। चलो सीखे, सीखे से बनता है सिक्किम, चलो सीखे भाषा नेपाली। तो ये राज्य हैं जिनसे नेपाल की सीमा लगती है। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकेंगे। ये लाइनें याद रखेंगे, ये दोहा याद रखेंगे अपने गुरु का कि उत्तर उत्तरा बंग बिहारी, चलो सीखे भाषा नेपाली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आपका क्या है बिहार और आपका है सिक्किम। इसी तरीके से सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसकी हमने ट्रिक बना रखी है। आप लोग अगर ट्रिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखेंगे। अगर हमारे कमेंट सेक्शन में 10 से ज़्यादा लोगों ने ट्रिक्स से रिलेटेड भारत के राज्यों से संबंधित और पड़ोसी देशों से संबंधित, सीमा से संबंधित अगर ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कम से कम अगर 10 लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं बहुत जल्द ही वह वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको एकदम मज़े से आसान शानदार तरीके से आपको याद करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है, बताएंगे कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मुद्रा के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय या फिर उपयुक्त सभी। तो मुद्रा का कार्य जो है उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की जाती है, बताएंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की जाती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई है, बताएंगे 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2020। तो अगर बात की जाएगी बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 2016। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 1 अप्रैल 2016। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक कौन सा है? भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो भारतीयों द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना कब की गई है? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों 1894 में की गई थी। 1894 में की गई थी, 1894। लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और अगर बात करी जाएगी दोस्तों, और अगर बात करी जाएगी भारत की पहली बैंक कौन सी है, तो भारत की पहली बैंक कौन सी है, किस नाम से शुरू की गई थी? तो भारत की पहली बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्टार्ट की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण क्या है, बताएंगे मौद्रिक नोट के कानूनी रूप से समाप्त कर देना, रुपए के मूल्य को कम कर देना, नए नोट को छापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विमुद्रीकरण की जब बात करी जाएगी दोस्तों, तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है जो आपके पुराने मौद्रिक नोट हैं उन्हें कानूनी रूप से समाप्त कर देना। मौद्रिक जो है ये आपका विमुद्रीकरण या फिर नोटबंदी कहलाता है। और नोटबंदी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, विमुद्रीकरण की बात करी जाएगी तो विमुद्रीकरण के द्वारा किसी देश या सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में जो है
मौद्रिक नोट को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। सबसे पहले भारत में जो है विमुद्रीकरण कब किया गया था, कई बार आपका पूछा गया। तो सबसे पहले विमुद्रीकरण कब किया गया था? सबसे पहले विमुद्रीकरण 1946 1946 में दोस्तों सबसे पहले विमुद्रीकरण किया गया था 1946 में। और अगर बात करी जाएगी 500 और 1000 के नोट जो है, अभी जो आपकी नोट बंदी हुई थी तो इसमें 500 रुपये के और 1000 के नोट को जो है 500 1000 के नोट को समाप्त किया गया था। तो कब किया गया था? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो अभी जो आपकी नोटबंदी हुई है, ठीक है, अभी जो आपकी नोटबंदी हुई है उसमें आपका 500 का नोट जो है वो आपका जो है अभी भी चल रहा है। केवल आपका 1000 का नोट जो है वो क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। 1000 रुपये के नोट को समाप्त कर दिया गया है। और ये नोटबंदी भारत में कब आई थी? तो 8 नवंबर सन 2016 को। डेट याद रखेंगे, 8 नवंबर सन 2016 को। और इसमें जो है 2000 का नोट जो है प्रचलन इसका स्टार्ट हो गया था। 2000 के नोट की शुरुआत की गई थी और नवीनतम नोट 500 रुपये की स्टार्टिंग की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है विमुद्रीकरण में 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था 2016 में। लेकिन नए नोटों में अगर जो लॉन्च किया गया था, नए नोट जो बनाए गए थे, तो उसमें 500 का नवीनतम नोट और साथ ही साथ में 2000 के नोट को जो है जारी किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? बताएंगे। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? अगस्त 1971 में, जुलाई 1969 में, मार्च 1970 में या जुलाई 1989 में? एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया था। कब किया था? जुलाई 1969 में किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी देश की? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 व्यापारिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हम लोग देखते हैं। देखेंगे 1 जनवरी 1949 को सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान से देखेंगे, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया था? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों क्या पड़ गया? भारतीय स्टेट बैंक। किसके नाम पर भारतीय स्टेट बैंक पड़ा है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक पड़ा है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। अगर बात की जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक की तो 1 जनवरी 1949 को इसकी को राष्ट्रीयकरण हुआ। और स्थापना की अगर बात करी जाएगी तो स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और किस एक्ट के तहत? तो इसकी स्थापना जो है 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। अगला जो है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? SBI। किस नाम से जानते हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या किस नाम से जानते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसमें और कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। वर्ष 1969 में कब हुआ था? अभी हमने आपको ऑप्शन में बताया था, वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 20 हैं दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कितनी है? 20 हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है?
संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? एक प्रधान दल, ध्यान से देखेंगे, एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना या फिर बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा द्विदलीय व्यवस्था का होना। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं? तो अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 या फिर अनुसूची 5। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ व प्रतिज्ञान करते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुसूची 3। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? बताएंगे कौन सा एक अधिकार है जो आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है? ये संविधान के अधिकार के अनुसार है। तो कौन सा अधिकार है बताएंगे? भाषण का अधिकार, आवागमन का अधिकार, प्राण व दैविक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संगठित होने का अधिकार। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी, अगर आपातकाल है तो संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत? तो ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 20 के तहत इंसान को प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ये आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियमित किया है। निम्नलिखित में से कौन से उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार ज़रूर शेयर करिए, हमारी मेहनत को सफल बनाइए। सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियमित किया है। निम्नलिखित में से कौन से उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना या फिर जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र जो है सृजित करना, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अगला जो प्रश्न है सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य है? बताएंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है? कितने अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है? तो पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। अगर बात करी जाएगी पंचायत की, तो पंचायत की अगर बात करी जाएगी तो पंचायत में इसका जो है किस अधिवेशन के द्वारा किस संविधान के किस अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया? तो भारत के संविधान संशोधन के 73वें अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया। 73वें अधिनियम के द्वारा इसे क्या किया गया? लागू किया गया। और 73वां अधिनियम कब ये हुआ? तो 1992 में। और इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 में जोड़ा गया। तो भाग 9 में पंचायत का गठन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपके एकदम यूपी तबलसी पेड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है? निकिल, सोडियम, पोटेशियम या फिर बी व सी दोनों। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बी व सी दोनों। अगर बात की जाएगी सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। और इसका कारण क्या है? ये बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है
ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी निकिल की, तो निकिल दोस्तों एक कठोरतम धातु है, ध्यान रखेंगे। निकिल, कोबाल्ट, लोहा ये सब कठोरतम धातु हैं। सोडियम पोटेशियम की बात की जाएगी तो ये सॉफ्ट धातु हैं। अगला प्रश्न है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है, बताएंगे। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का, पीला, लाल या फिर नीला। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जब लिटमस विलयन में जब ना तो अम्लीय लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कैसा होता है, बैंगनी होता है। अगला अम्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें हम लोग देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अम्ल की बात करी जाएगी, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और यह नीला लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है दोस्तों। और खट्टे फलों में जैसे संतरे हो गए, अंगूर हो गए, अम्ल प्राकृतिक रूप में, ये अम्ल प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। चींटी के तार में मौजूद होते हैं। चींटी में क्या अम्ल मौजूद होते हैं जिससे क्या होती है, जलन होती है। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल तथा उनके स्रोतों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपके ये कुछ हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताएंगे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी नींबू और संतरा की, तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, दुग्धाम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पालक में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख के बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। फटाफट से आप सभी लोग आज के हमारे इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नेत्र व जीव ग्रंथियों में उपकला ऊतक उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। ऑप्शन सी है अनैच्छिक व हृदय पेशियाँ दोनों से कायिका तंत्र और तंतु से जुड़ते हैं। अगला है मानव शरीर की अनैच्छिक पेशियाँ आहार नाल एवं आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें असत्य है। अनैच्छिक व हृदय पेशियाँ दोनों से कायिक तंत्रिका तंतु से जुड़ते हैं, तो ये आपका एकदम गलत है। अगर बात करी जाएगी अनैच्छिक पेशियाँ, तो अनैच्छिक पेशियाँ जो हैं हृदय पेशियाँ तथा स्वायत्त तंत्रिका तंतु से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक दोस्तों कहलाते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को करते हैं ग्रहण, ध्यान रखेंगे क्या करते हैं, ग्रहण। और अपचायक कौन से होते हैं, अपचायक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का करते हैं त्याग, क्या करते हैं, त्याग। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपचायक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों इसमें एक और शब्द है उसे भी हम लोग देखेंगे, उत्प्रेरक। दोस्तों उत्प्रेरक की बात आती है तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक को अगर नॉर्मली कॉमन भाषा में हमारी लैंग्वेज में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या करते हैं, उत्तेजना करते हैं या फिर उनमें जो है परिवर्तन की शक्ति रखते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में वेग उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।
और इसे अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपरिवर्तित रहते हैं, क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, और वेग को भी प्रभावित करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि मॉलिब्डेनम आपका उत्प्रेरक है, और आपके बहुत सारे जो हैं वो आपके उत्प्रेरक के काम करते हैं। और तो इसलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसके बारे में बहुत सारे क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है, हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों, हम लोग कभी कभी रोड पर निकलते हैं और अचानक से बारिश होती है, तो कहीं कहीं तो हम लोग आराम से चलते हुए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारा पैर जो है फिसल जाता है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण क्या होता है बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण की अधिकता, आपेक्षिक वेग, या फिर घर्षण की कमी। तो दोस्तों, जब भी घर्षण की कमी होगी, जब भी घर्षण की कमी होगी तो क्या होगा, फिसलन ज़्यादा होगी। क्या होगी, फिसलन ज़्यादा होगी। एक अगर बिल्कुल चिकनी सतह है, ठीक है, तो उस पर फिसलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें घर्षण कम होता है। तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई तल चिकना है, क्या है, चिकना है, तो उसमें घर्षण क्या होगा, उसमें घर्षण की मात्रा क्या होगी, उसमें घर्षण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अगर कोई तल जो है खुरदरा है, कैसा है, खुरदरा है, तो खुरदरा है तो उसमें घर्षण की मात्रा क्या होगी, तो उसमें घर्षण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। उसमें घर्षण की मात्रा अधिक होगी। अगर घर्षण की मात्रा अधिक है तो फिसलन कम होगी, अगर घर्षण की मात्रा कम है तो फिसलन ज़्यादा होगी, आप आसानी से फिसल जाएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। घर्षण की कमी होने के कारण हम जो है धूल भरी सड़क पर क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। और घर्षण की उपस्थिति के कारण ही जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। ब्लैक बोर्ड में अगर घर्षण नहीं हो तो हम उस पर चाक के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। तो आपका ये एग्जाम्पल कई बार आप एग्ज़ाम में पूछा गया कि ब्लैक बोर्ड पर चाक के द्वारा लिखना किस बल के द्वारा संभव है, तो घर्षण बल के द्वारा संभव है। अगर बात करी जाएगी आपका जो अब व्हाइट बोर्ड चलता है, व्हाइट बोर्ड चलता है, तो उस पर मार्कर के द्वारा लिखना किसके द्वारा संभव है, तो घर्षण की कमी, घर्षण की कमी के द्वारा। घर्षण उसमें बिल्कुल नहीं होता, जिसके द्वारा हम व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के द्वारा लिखते हैं। लेकिन ब्लैक बोर्ड वाला एग्जाम्पल जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत स्वीकृत किया गया था, कब किया गया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और आप लोग शेयर करेंगे। आपको आज का सेशन एकदम समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी संविधान सभा में भारतीय वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब स्वीकृत किया गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है स्वीकृत किया गया। अगर बात की जाएगी वंदे मातरम की दोस्तों, तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से लिया गया, आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। आनंद मठ ये क्या था, ये एक उपन्यास है। और किसका उपन्यास है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास है। इसमें इन्होंने वंदे मातरम का उल्लेख किया था। तो सबसे पहले जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकृत दिया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल किए गए हैं सिटियस, आरटीएस, फोर्टियस या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी ओलंपिक के, दोस्तों अगर बात करी जाएगी ओलंपिक में आदर्श वाक्य के रूप में क्या शामिल किए गए हैं, तो ओलंपिक में आदर्श वाक्यों के रूप में उपयुक्त सभी शामिल किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, उपयुक्त सभी शामिल किए गए हैं, सिटियस, आरटीएस और फोर्टियस। तो उपयुक्त सभी आपके एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिटियस, आरटीएस और फोर्टियस को छोड़कर 2020 में एक और शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, जिसका नाम है कम्यूनिटर। क्या नाम है, कम्यूनिटर।
कम्यूनिटर शब्द को जोड़ दिया गया है। तो कौन कौन से शब्द हो गए? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनिटर। क्या है? कम्यूनिटर। अगर बात करी जाएगी ओलंपिक की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। पियरे डे कुर्बटिन ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, पियरे डी कुर्बटिन ने इसकी स्थापना की थी। और ओलंपिक का प्रतीक क्या है? तो 5 रंग के छल्ले इसके प्रतीक होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और काला। लाल, हरा, नीला, पीला और काला, ध्यान रखेंगे। और ये किसे दर्शाते हैं? तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और पियरे डी कुर्बटिन, ये नाम याद रखेंगे, पियरे डी कुर्बटिन, पियरे डी कुर्बटिन को ही क्या माना जाता है? पियरे डी कुर्बटिन को ही क्या माना जाता है? तो पियरे डी कुर्बटिन को ही ओलंपिक का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। मृणालिनी साराभाई कई बार आपको हमने बताया है अपने वीडियोस में, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, शास्त्रीय नृत्य या फिर ऑल इंडिया रेडियो। तो अगर बात करी जाएगी मृणालिनी साराभाई की, तो मृणालिनी साराभाई की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो मृणालिनी साराभाई किस से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, क्लासिकल डांस से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, क्लासिकल डांस से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। और इनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो अगर बात करी जाए मृणालिनी साराभाई की, तो इनका भरतनाट्यम और कथकली लोक नृत्य से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। किससे? भरतनाट्यम और कथकली, और मेनली कौन सा है? कथकली। और भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। अगर बात की जाएगी मृणालिनी साराभाई, तो इनका जन्म केरल में हुआ था, केरल राज्य में होता। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताएंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को या फिर 3 नवंबर को। तो अगर बात की जाएगी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और सबसे पहले ये कब मनाया गया था? तो सबसे पहले 2 दिसंबर सन 2001 को मनाया गया था। अगर बात करी जाएगी कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में या फिर भूटान में। तो शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ये किस देश में स्थित है? तो शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? नेपाल राज्य में स्थित है शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान, नेपाल राज्य के कंचनपुर जिले में। किस जिले में? कंचनपुर जिले में। कंचनपुर जिले में शुक्ला फंटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर बात की जाएगी नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है दोस्तों? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों नेपाल के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है? तो ध्यान रखेंगे, विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी वर्तमान समय में नेपाल की क्या है? तो विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाएगी दुनिया की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो बताएंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रांची में, मैसूर में, नागपुर में या फिर अहमदाबाद में। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ये नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में इसका मुख्यालय अवस्थित है। और अगर बात की जाएगी इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई, 1948 में हुई है। नाम याद रखेंगे, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब आपका माइंस से रिलेटेड एक और पॉइंट है जिसे आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से क्या फेमस है बताएंगे? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है? आईआईटी धनबाद। ध्यान रखेंगे, आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद को क्या कहा जाता है? तो आईआईटी धनबाद को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहा जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और झारखंड में आपका कोयला का खनन, राष्ट्रीय कोयला खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? धनबाद में है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इम्फाल को, शिलांग को, आइजोल को या फिर सिलचर को? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों शिलांग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। और शिलांग जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो शिलांग जो है राजधानी है किसकी? मेघालय। मेघालय की दोस्तों राजधानी क्या है? मेघालय शिलांग की राजधानी है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजस्थान की अगर बात करी जाएगी, राजस्थान की, तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी, ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इनमें से आपका कोई नहीं है। राजस्थान से जो जितने सारे नृत्य शैली हैं हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो राजस्थान की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो राजस्थान में कौन कौन से होते हैं उसकी हम बताते हैं। तो राजस्थान में है आपके जो हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बात की जाएगी राजस्थान के लोक नृत्य की। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करी जाएगी दोस्तों, तो राजस्थान का एक लोक नृत्य है घापाल। क्या है? घापाल लोक नृत्य कहाँ का है? घापाल लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है घापाल। और आपका है सुई सिनी। सुई सिनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो सुई सिनी लोक नृत्य है कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है सुई सिनी। कि सुई जैसी गर्मी कहाँ पर चुभती है? तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पर किस तरीके से चुभती है? तो सुई के जैसे चुभती है गर्मी, तो से इसलिए हमारा कौन सा बनता है? सुई सिनी। तो सुई सिनी कहाँ पर होता है? तो सुई सिनी राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। और अगर बात करी जाएगी आपका, और आपके राजस्थान से रिलेटेड लोक नृत्य कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक आपका राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। नाम याद रखेंगे, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? तो कालबेलिया भी ये आपका कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। व्हाई आई एम हिंदू, व्हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी व्हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। व्हाई आई एम हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इनके द्वारा द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नाम याद रखेंगे, द ग्रेट इंडियन नोबेल। द ग्रेट इंडियन नोबेल किसके द्वारा लिखी गई? द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1970 से
79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री थे? कौन उप प्रधानमंत्री थे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। JB कृपलानी, जगजीवन राम, JC शाह या फिर मोरारजी देसाई? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 1977 से 79 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाएगी 1977 से 1979 के बीच में जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अब आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। अगर बात की जाएगी वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 मई सन 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। अगर बात करी जाएगी 11 मई सन 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सऊदी आर्मको कंपनी बन गई है। और इसने किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी? एप्पल थी। कौन सी थी? एप्पल कंपनी थी, ध्यान रखेंगे। और लेकिन वर्तमान समय में सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी जानी गई है? सऊदी आर्मको, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 13 मई, 14 मई, 15 मई या फिर 16 मई? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न है 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बताएंगे कहाँ पर आयोजित की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इस्लामाबाद में, बीजिंग में, नई दिल्ली में या फिर ढाका में? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसके एकदम करेक्ट आंसर की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके पेट एग्जाम में आने हैं, तो ये आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और इससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 70.1 मिलियन, 81.7 मिलियन या फिर 77.09 मिलियन या फिर 73.09 मिलियन? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 73.09 मिलियन। क्या है? 73.09 मिलियन। 73.09 मिलियन 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों अगर बात करी जाएगी चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद की, तो यह किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में? तो चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? बताएंगे निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? IIT गांधीनगर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या फिर IIT जोधपुर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त फटाफट से। कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज,
फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो फटाफट से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी परम अनंत सुपर कंप्यूटर की, परम अनंत सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ की, तो यह कहाँ, इसका कमीशन कहाँ पर किस संस्थान में किया गया है? तो इसका जो है कहाँ पर किया गया? आईआईटी गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत के बाहर आईआईटी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो भारत के बाहर अगर बात की जाएगी तो कहाँ पर की गई है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था संगठन की पहल है? बताएंगे। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था संगठन की पहल है? नीति आयोग, वी डैम संस्थान, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा इसकी पहल की गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को, जुल्फिकार हसन को, अंशुल सक्सेना को या फिर राजेंद्र देसाई को? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जुल्फिकार हसन। नाम याद रखेंगे, जुल्फिकार हसन, जुल्फों वाले जुल्फिकार हसन। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उड्डयन, उड्डयन से उड़ती हैं इनकी जुल्फे, उड़ती हैं जुल्फे याद रखेंगे, उड़ती हैं जुल्फे। देखो बन गई ट्रिक, उड़ती हैं जुल्फे। तो उड़ती से बनता है उड्डयन, उड़ती से बनता है उड्डयन। तो आपसे पूछा जाए उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जुल्फे याद रखना, उड़ती हैं जुल्फे, तो जुल्फे से बनेगा जुल्फिकार हसन, जुल्फिकार हसन। इस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमार्स किसे निरूपित करता है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम को, मिसाइल को, कोविड टीका को या फिर ड्रोन को? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रॉकेट लॉन्च सिस्टम को, रॉकेट लॉन्च सिस्टम को। अगर बात करी जाएगी हिमार्स की तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। क्या होता है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है हिमार्स का। ठीक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट लॉन्च सिस्टम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया, तो फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। ये जो मोटिवेशन है, ये जो जोश है, ये उत्साह है, पेट के एग्ज़ाम तक लगातार बने रहेगा। और आपके लिए 1 अक्टूबर से एकदम विशेष बेस्ट मैराथन 50 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। प्रतिदिन आप लोग 8 बजे अवश्य जुड़ेंगे। तो अगर बात की जाएगी भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय व्यापार पोर्टल, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 8 बजे, प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप पेट एग्ज़ाम में अगर आप जीके में 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। रोना तो इस बात का है कि समय नहीं बचा, लेकिन आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि अभी भी बहुत समय है। तो अपने समय का सही सदुपयोग करें और हमारे साथ तैयार हो जाएं एक बेस्ट स्कोर करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप पेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग 1 अक्टूबर से हमारे महामैराथन क्लासेज में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें।
लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।